लेक्चर में हमने रिस्क और रिटर्न्स का मीनिंग हमने अच्छे से समझ लिया था कि रिस्क क्या होता है और रिटर्न्स क्या होता है, और रिस्क और रिटर्न्स को किस तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो आज अब इसमें हम समझते हैं इस लेक्चर में कि रिस्क का मेजरमेंट किस तरह से करते हैं। रिस्क रिटर्न एनालिसिस का बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ये कि रिस्क को मेजर कैसे करें, रिस्क को मापे कैसे। तो देखिए, रिस्क को जैसा कि हमने पढ़ा था, टोटल रिस्क जो होता है वो सिक्योरिटी का टोटल वेरिएशन होता है। सिक्योरिटीज के रिटर्न में टोटल जो वेरिएशन होता है उसे हम कहते हैं टोटल रिस्क, ठीक है, जिसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन से मेजर करते हैं। और जब उस रिस्क को हम क्लासिफाई करते हैं तो ब्रॉडली हमने उसकी दो कैटेगरी की थी, एक सिस्टमेटिक रिस्क और दूसरा अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो आज हमें ये समझना है कि जो टोटल रिस्क है उसे कैसे मापते हैं, और जो आपका सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क उसमें इन्वॉल्व होता है उसको अलग अलग किस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो टोटल रिस्क है, जैसे कि आप यहाँ देख ही पा रहे हैं, टोटल रिस्क जो है उसको हम दो तरह के मेजर्स इसमें देखते हैं। एक होते हैं एब्सोल्यूट मेजर्स और एक होता है टोटल मेजर। जस्ट अ मिनट। तो देखिए, यहाँ जो आप देख पा रहे होंगे इधर इसमें, यस, तो मैं बात कर रहा हूँ कि टोटल रिस्क जो है उसकी कैलकुलेशन हम लोग किस तरह से करते हैं, टोटल रिस्क को कैसे मापते हैं। तो टोटल रिस्क के आपको दो मेजर्स नजर आ रहे हैं, एक एब्सोल्यूट मेजर्स और दूसरा रिलेटिव मेजर्स। एब्सोल्यूट मेजर का मतलब होता है कि कुल मिलाकर वो वैल्यू कितनी है, उसे एब्सोल्यूट मेजर बोलते हैं, ठीक है। और रिलेटिव मेजर्स का मतलब फॉर कंपैरिजन, कि उसका अगर हमें कंपैरिजन करना है किसी दूसरी आइटम के साथ, तो कंपैरिजन के लिए जो यूज होती है उसे रिलेटिव मेजर्स बोलते हैं। जैसे कि लास्ट वाले उसमें वीडियो में मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, आपको बताया था लास्ट लेक्चर के दौरान कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स है 120 और किसी दूसरे स्टूडेंट्स के मार्क्स है 100, या मैं कर देता हूँ 90, ठीक है। और हम इनमें पूछें कि इनमें से कौन सा स्टूडेंट ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, ये उसके एक्चुअल मार्क्स हैं, एब्सोल्यूट मार्क्स हैं। अब कौन सा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो रिलेटिव मेजर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको आउट ऑफ परसेंटेज निकालते हैं। तो ये मान लीजिए 120 आ रहे हों आउट ऑफ 200 में से, ठीक है, और 900 मान लीजिए आ रहे हों आउट ऑफ 100 में से, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ इसके मार्क्स तो 60% है और इसके मार्क्स कितने हो जाएंगे, इसके 90% है। तो उस केस में हम कहेंगे कि बाद वाला जो है ये ज़्यादा इंटेलिजेंट लग रहा है। और मान लीजिए ये वाले मार्क्स आउट ऑफ 150 होते तो फिर दोनों के 60% हो जाते हैं, और उस केस में हम दोनों को ही बराबर मानकर चल सकते थे। तो ये होता है डिफरेंस दोनों एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर्स में, ठीक है ना। तो इसको हमें समझना है इसमें कि रिलेटिव मेजर्स और एब्सोल्यूट मेजर्स में कुल मिलाकर डिफरेंस होता क्या है। इनको हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, अब बात आती है कि एब्सोल्यूट मेजर्स की कैलकुलेशंस किस तरह से की जाती है। एब्सोल्यूट मेजर को अगर हमें मापना हो, मेजर करना हो, तो हम किस तरह से उसे माप सकते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मेजर्स को मेजर माप जो इसके जो एब्सोल्यूट मेजर्स हैं, दो मैंने बताया, जैसे कि एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और दूसरा होता है वेरिएंस, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये साइन और उसका जो स्क्वायर होता है उसको हम बोलते हैं वेरिएंस, ठीक है। तो अब इसको मापा कैसे जाता है, देखिए फॉर्मूला आप देख पा रहे होंगे नीचे इसमें कि स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालते हैं, आर आई का मतलब रिटर्न्स, जो हमें रिटर्न्स दे रखे हैं, ईयरली रिटर्न्स जो हमारे पास है, माइनस एवरेज रिटर्न्स, ठीक है। एक्स सिंपली जो हम पढ़ते हैं एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर जो हुआ करता है, ठीक है ना, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और उसका जो समेशन करते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय एन किया आपने, ठीक है, ये स्क्वायर किया और अंडर रूट। तो सिंपली वही चीज़ है, उसको यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आर आई यानी कि जो रिटर्न्स माइनस आर बार जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है, मीन रिटर्न्स है, उसका स्क्वायर किया, एन से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप सिंपली उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दीजिए
ठीक है। अब ये जो इस तरह के जो रिटर्न्स होते हैं ये होते हैं पिछले वर्षों के रिटर्न, और जो पिछले वर्षों के रिटर्न ये हम समझ चुके हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिटर्न या हिस्टोरिकल रिटर्न्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो आर आई रिटर्न्स ओवर द ईयर, आर बार एवरेज रिटर्न्स, और एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। अब कई बार हमें एक्स एंड रिटर्न्स दे रखे हैं। एक्स एंड रिटर्न्स होते हैं जो आगे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जो दे रखे हो, जिसमें साथ में प्रोबेबिलिटी होती है। तो उसमें हमें क्या करना होगा, उसमें हमें सबसे पहला काम जो हमें करना होगा वो ये करना पड़ेगा, ठीक है। एक मैं आपको इससे बताता हूँ कि जो आपको रिटर्न्स दे रखे हैं और जो उनकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि वे रिटर्न्स मिलेंगे 25% या रिटर्न्स मिलेंगे 15%, और 25% वाले की प्रोबेबिलिटी तो है मान लीजिए 0.6, और 15% वाले की प्रोबेबिलिटी है 0.4। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 15 और ये 15 इंटू 0.4 हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21% इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए हमें क्या करना हो, जो प्रोबेबिलिटी दे रखी हो तो आर को सिंपली पी से मल्टीप्लाई करके उसका समेशन कर दीजिए, समेशन ऑफ आर पी, वही आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो आर बार कैसे निकालते, समेशन ऑफ पी आई आर आई, यानी कि जो रिटर्न्स हैं पॉसिबल रिटर्न्स उसको उसकी कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके समेशन कर दो, ठीक है। तो ये आर बार निकल आएगा। और फिर आगे का काम वही कि आर आई माइनस आर बार, ठीक है, का स्क्वायर मल्टीप्लाई इसकी प्रोबेबिलिटी से कर दो। डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 आता है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से निकाल सकते हैं अगर हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो। ये इफ के बाद प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ था, पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन। और ऐसे रिटर्न्स को हम क्या बोलते हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ, एक्स एंड रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हम उन्हें कहते हैं, ठीक है। इनको हम विद एग्जांपल समझेंगे तभी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और रिलेटिव मेजर्स होता है इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। ये किस काम के लिए यूज होता है, फॉर कंपैरिजन पर्पज से हम इसको यूज करते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपने रिटर्न्स का निकाला उसको एवरेज या एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आपने निकाला हुआ उससे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई 100 कर। ये एग्जांपल हम लास्ट लेक्चर में वैसे ले चुके थे, मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ कि जो रिटर्न्स हैं ये एक सिक्योरिटी के हमें दे रखे हैं पिछले 10 वर्षों के। तो ये कौन से रिटर्न है, हिस्टोरिकल रिटर्न्स है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिटर्न्स है, ये ईयर्स और ये उनके परसेंटेज में रिटर्न्स। और अब आपको इसके तीनों मेजर्स निकालने हैं, ठीक है। तीसरे मेजर की जबकि यहाँ जरूरत है नहीं क्योंकि हमें कोई कंपैरिजन नहीं करना, केवल एक ही सिक्योरिटी दे रखी है, बट निकालना सीखने के लिए आप इसे कर सकते हैं। तो ये आप देखिए ये ईयर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था वही सारी चीज़ है, ठीक है। तो ईयर्स, ये आर आई यानी कि जो रिटर्न्स, फिर हमने क्या किया, इन रिटर्न्स का हमने टोटल कर दिया है, समेशन ऑफ आर आई आप देख पा रहे होंगे 90, आर बार हो गया 90 को 10 से डिवाइड किया 9%, और फिर क्या किया हमने, आर आई माइनस आर बार का स्क्वायर किया, ठीक है। जैसे 10 माइनस यहाँ कितना आ रहा था, 11% आ रहा था ना, 10 माइनस नहीं सॉरी 9%, 9% एवरेज रिटर्न। तो 10 माइनस 9 1, 1 का स्क्वायर 1, 12 माइनस 3 12 माइनस 9 3, 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन। तो इस तरह से करके हमने एक्चुअल मीन से डेविएशन ले लिया और उसका स्क्वायर कर दिया, दैट इज 74। और अब यहाँ देखिए इस 74 को आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, ये सिंपली वही आ गया आर माइनस आर बार का स्क्वायर डिवाइड बाई एन। तो 74 डिवाइड बाई 10 तो 2.72% हो गया इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। और वेरिएंस निकालना है तो सिंपली इसका स्क्वायर कर दीजिए, या यहाँ पर ये वाला अंडर रूट लगाइए ही मत, तो सिंपली 7.4% आ जाएगा इसका वेरिएंस। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की जैसा मैं बता रहा हूँ कि यहाँ ज़रूरत है नहीं क्योंकि यहाँ हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, इसकी ज़रूरत तब होती है जब किसी दूसरे सिक्योरिटी के साथ कंपैरिजन भी करना हो। लेकिन अगर निकालना हो तो 2.72 यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई एवरेज रिटर्न, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, तो 30.22% इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल आएगा, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की इंपॉर्टेंस आप इस दूसरे एग्जांपल में समझ सकते हैं कि विच सिक्योरिटी इज मोर रिस्की।
दो सिक्योरिटीज हैं आपके पास, ABC और XYZ लिमिटेड। ABC के एक्सपेक्टेड रिटर्न है 20%, स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है, और XYZ का 30 और 18 दे रखा है। अब देखो, अगर सिर्फ एब्सोल्यूट मेजर की मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं कि भैया ये जो XYZ सिक्योरिटी है इसका क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, आपको पता होगा जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन जितना अधिक होगा उतना ही इसमें वेरिएशन होगा, उतना ही रिस्क होगा, क्योंकि रिस्क का सीधा सा मतलब ही यही है कि जो हमारे रिटर्न्स हैं, एक्चुअल रिटर्न्स, वो मीन रिटर्न से कितना ज़्यादा डेविएट होते हैं। तो जितना ज़्यादा वो अप एंड डाउन होंगे उतना ही ज़्यादा रिस्क होगा। तो 18% और यहाँ 15%, तो देखने में दोनों में नज़र आ रहा है कि वो XYZ ज़्यादा रिस्की है, लेकिन कंपैरिजन क्योंकि कर रहे हैं इसलिए बेटर होगा कि हम इन एब्सोल्यूट मेजर पर विश्वास करने के बजाय एक बार रिलेटिव मेजर्स फाइंड आउट कर लें। और रिलेटिव मेजर्स होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन रिटर्न से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई 100 करना है। तो 15 डिवाइड बाई 20 किया इंटू 100, ठीक है, 15 डिवाइड बाई 20 इंटू 100 75%, और 18 डिवाइड बाई 30 इंटू 100 ये 60%। तो अब हम आसानी से देख पा रहे हैं कि जिस सिक्योरिटी को हम ज़्यादा रिस्की समझ रहे थे XYZ लिमिटेड को, वो एक्चुअल में ABC के मुकाबले कम रिस्की है, ठीक है। तो सो दी सिक्योरिटी XYZ लिमिटेड इज लेस रिस्की इन कंपैरिजन ऑफ XYZ लिमिटेड। तो यहाँ जरूरत है रिलेटिव मेजर्स की, जहाँ हम कंपैरिजन कर रहे हैं। और ये तीसरा एग्जांपल आप एक्स एंड रिटर्न्स को और समझ लीजिए, ठीक है, जहाँ प्रोबेबिलिटीज हमें दे रखी है उसको भी एक बार समझ लें कि पॉसिबल रिटर्न्स अलोंग विद देयर प्रोबेबिलिटीज आर गिवन फॉर सिक्योरिटी एक्स, फाइंड आउट एक्स एंड रिटर्न्स एंड टोटल रिस्क, ठीक है। तो ये देखिए रिटर्न्स आपको दे रखे हैं जो हो सकते हैं, संभावित है, 20, 15, -5, ठीक है, 10%, 25%, और ये इनकी संभावना है। प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होगा। तो अब हमें करना क्या है, पहले तो देखो इनका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना होगा। तो RI, ये जो रिटर्न्स, PI उनकी प्रोबेबिलिटी, और RI को PI से, कोरस्पॉन्डिंग PI से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका जो हमने समेशन किया ये 12% है, ये अब आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो अब हमें इस 12% से डेविएशन निकालना है, ठीक है ना, 12% के हिसाब से। तो 20 माइनस 12, देखिए 20 माइनस 12 और उसका स्क्वायर, और उसको फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, तो PI RI माइनस R बार स्क्वायर हो गया। ऐसे अगले में देखिए 15 माइनस 12 उसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2। नेक्स्ट वाले में -5 माइनस 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई इसकी प्रोबेबिलिटी, ये गलत लिखा गया 1, ये है एक्चुअल में 2। मैं इसको ठीक कर देता हूँ। तो दिस वन इज 0.2 नॉट 0.1, ठीक है। तो इस तरह से एंड सो ऑन, बाकी सारे भी हमने निकाले, और उनका जो हमने समेशन किया, ये समेशन वैल्यू आ गई जो हम फाइंड आउट करते हैं। ऊपर हमने फॉर्मूले में देखा था कि PI RI माइनस R बार का स्क्वायर, ठीक है, और ये वैल्यू है 101.10, यानी कि 101 आ गया, और इसका अंडर रूट जब हमने किया तो 10.05% इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, इसका टोटल रिस्क आ गया। अब अगर आपको इसका वेरिएंस निकालना है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 101 आ जाएगा, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है तो 10.05 को डिवाइड कर देना 12 से, मल्टीप्लाई 100 से। बाकी उसकी इंपॉर्टेंस केवल तभी है जब हम कंपैरिजन करें। तो ये तो हो गया टोटल रिस्क को कैसे मापते हैं। सिक्योरिटीज में टोटल जो वेरिएशन है उसको हमने समझ लिया। अब बात आती है कि इस टोटल वेरिएशन में सिस्टमेटिक रिस्क क्या है और अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या है, उसे कैसे मापते हैं। तो उसको समझने के लिए आप इसको समझिए कि जो टोटल रिस्क है उसकी हमने दो कैटेगरी की, सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक, तो सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। अब ये सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक रिस्क होता क्या है वो आप जरा ऐसे समझिए कि ये जो डायग्राम है Y ऑन X जो आप देख पा रहे हो, ठीक है, इस पर मैंने एक सिक्योरिटीज के एवरेज रिटर्न को दिखाने की कोशिश की है। जो रेड में आपको बोल्ड लाइन नजर आ रही है, दिस इज मीन रिटर्न्स ऑफ सिक्योरिटी। मान लीजिए 25% या 20%, जो भी आप माने, ये उस सिक्योरिटी के एवरेज रिटर्न्स है,
लेकिन इस एवरेज रिटर्न्स में डेविएशन कितना है, जो रेड में आपको अप एंड डाउन नजर आ रहे हैं, ये सिक्योरिटी में जो टोटल पॉसिबल वेरिएशन हो सकता है वो है। ठीक है, ये इसकी अपर लाइन, अपर लिमिट नजर आ रही है, आपकी लोअर लिमिट नजर आ रही है। तो इस अपर और लोअर लिमिट के बीच में जो कुल वेरिएशन, कुल डेविएशन मीन से जितना अप जितना डाउन जा रही है, ये समझ लो उसका टोटल रिस्क है। ठीक है, दिस इज टोटल वेरिएशन, ठीक है, इन रिटर्न्स, और इसी का नाम है टोटल रिस्क। अब इसमें सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? इसमें से कुछ रिस्क ऐसा होता है जो मार्केट के डेविएशन, मार्केट के रिटर्न्स की डेविएशन की हेल्प से समझा जा सकता है, जिसको मार्केट परिभाषित करती है। ठीक है, तो जो ब्लू लाइन में जो आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए अगर ये रिटर्न्स हो जो मार्केट के फ्लक्चुएशंस के कारण हो रहा हो, मार्केट फैक्टर्स के कारण हो रहा हो, मैक्रो फैक्टर्स के कारण हो रहा हो, ठीक है, तो वेरिएशन इन सिक्योरिटी रिटर्न एक्सप्लेन्ड बाय मार्केट, जो मार्केट जिसको एक्सप्लेन कर पा रही है, उसी का नाम है सिस्टमेटिक रिस्क। और इसके ऊपर, इस ब्लू लाइन के ऊपर, ये जो आप येलो सा नजर आ रहा है आपको, कि वेरिएशन इन सिक्योरिटीज रिटर्न अनएक्सप्लेन्ड बाय मार्केट, जिसको मार्केट एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, जो किसी और वजह से है, फर्म स्पेसिफिक फैक्टर्स या अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर्स की वजह से है, उसी का नाम है अनसिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, तो मोटे तौर पर एक ये पिक्चर माइंड में बन गई होगी कि सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क होता क्या है। सिंपल भाषा में कहें कि टोटल वेरिएशन ऑफ सिक्योरिटी हो गया टोटल रिस्क। इसमें से जो वेरिएशन मार्केट की हेल्प से, मार्केट से एक्सप्लेन हो पा रहा हो, मार्केट के रिटर्न से, वो सिस्टमेटिक, और जिसको मार्केट एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है, उसका नाम है अनसिस्टमेटिक रिस्क। अब बात आती है कि इसको मापे कैसे। सिस्टमेटिक रिस्क, जैसे कि आपको पहले बताया भी होगा, मेजरमेंट ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? कैन बी डिफाइंड एज दैट पार्ट ऑफ टोटल रिस्क विच इज एक्सप्लेन्ड बाय मार्केट, अभी हमने बताया भी आपको। और इसको हम विद द हेल्प ऑफ बीटा, बीटा की हेल्प से मापते हैं, ये हम पिछले उसमें लेक्चर में समझ भी चुके हैं। और बीटा क्या होता है? बीटा एक सेंसिटिविटी का मेजर है। बीटा हमें ये बताता है, जैसे बीटा 1.5 होने का मतलब है कि अगर मार्केट के रिटर्न 10% से बढ़ते हैं तो हमारी सिक्योरिटी के रिटर्न 10% से 15% से बढ़ते हैं, यानी कि उससे 1.5 गुना तेजी से बढ़ते और गिरते हैं। तो बीटा सिंपली एक सेंसिटिविटी का मेजर है कि सेंसिटिविटी ऑफ सिक्योरिटी रिटर्न्स, या प्राइस कह लीजिए, विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल मार्केट रिटर्न्स। और सिंपल भाषा में अगर हम कहें, आज हम इसको समझेंगे भी कि कैसे निकालते हैं। इफ यू ड्रॉ ए रिग्रेशन लाइन, अगर आप सिक्योरिटी रिटर्न्स को आप मान लीजिए y और मार्केट के रिटर्न्स को आप मान लें x, तो y ऑन x यानी कि सिक्योरिटी रिटर्न का मार्केट रिटर्न पर जो रिग्रेशन निकालेंगे, तो वो जो रिग्रेशन कोफिशिएंट बनेगा, जिसको आप BYX कहेंगे, एक्चुअल में समझ लो वही बीटा है। तो बीटा शोज द रेट ऑफ चेंज इन सिक्योरिटी मार्केट रिटर्न्स बिकॉज ऑफ चेंज इन जनरल मार्केट रिटर्न्स। जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट के रिटर्न्स अगर 1% से चेंज होते हैं, तो बीटा अगर मान लो 1.2 है, तो ये बताएगा कि मार्केट के रिटर्न्स अगर 1% चेंज होंगे तो हमारी सिक्योरिटी के रिटर्न उससे 1.2 टाइम्स अधिक चेंज होंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि हम बीटा को यूज करते हैं सिस्टमेटिक रिस्क के लिए, लेकिन हम ये मान लेते हैं जैसे बीटा से ही सब कुछ फाइंड आउट होगा, बीटा ही सिस्टमेटिक रिस्क है। ऐसा नहीं है, बीटा सिर्फ एक सेंसिटिविटी को बताता है। बाकी जैसा कि मैंने बताया कि टोटल रिस्क में से कितना परसेंट हिस्सा एक्सप्लेन्ड हो रहा है मार्केट से, वो बीटा से पता नहीं चल रहा, उससे हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। तो इसीलिए नोट आपको लिखा हुआ है कि although beta is an indicator of systematic risk for a security, but it does not tell the quantity of magnitude of systematic risk. लेकिन systematic risk है कितना, उसको ये नहीं बता पा रहा। It does not tell how much variation in security returns is explained by market returns. ठीक है, तो इसको क्वांटिफाई करने के लिए हमें सिस्टमेटिक रिस्क की कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। ठीक है, और ये कैलकुलेशंस हम किस तरह से करते हैं? देखो, ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला पर बेस्ड है। ठीक है, अगर स्टैटिस्टिक्स का कोरिलेशन, रिग्रेशन, अगर वो कंसेप्ट क्लियर है तो ये चीज़ समझ में आ पाएगी। ठीक है, तो एक बार मैं पहले इसको कराऊं, उससे पहले मैंने स्टैटिस्टिकल जो फॉर्मूला है, पहले उन्हीं को मैं रिवाइज करवा देता हूँ एक बार, उन्हीं को मैं बता रहा हूँ, फिर बाद में इस पर आते हैं। ठीक है जी, तो ये आप देखिए
कि कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखे हैं जिनका बार बार यूज होगा, खासतौर पर ये सिक्योरिटी एनालिसिस में, रिटर्न्स में, ठीक है। तो रिवीजन ऑफ सम इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिकल टर्म्स आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले टर्म है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कहाँ से निकला? कोरिलेशन निकला है कोवेरिएंस, ठीक है। सबसे पहले हमें देखना होता है कोवेरिएंस। कोवेरिएंस की हेल्प से कोरिलेशन निकलता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये एक्स सीरीज है और ये है वाई सीरीज, ठीक है। अब मान लीजिए हमने कहा कि एक्स सीरीज में वैल्यू है 5, 2, ठीक है, 5, 2 और 4, ठीक है। और इसकी वैल्यू है मान लीजिए 1, 2, सिंपली मैंने वैसे ही लिख दिया कुछ भी, ठीक है। अब इसका मीन कितना होगा? 5 और 2 7, 7 और 4 11। मैं इसको 3 कर लेता हूँ, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। कि 5 और 3 8, 8 और 4 12, ठीक है। और इसका मीन कितना बन जाएगा? 12 को आपने 3 से डिवाइड किया, 4 इसका मीन बन गया, एवरेज, ठीक है। इसी तरह से 3, 2, 5 और 1 6, 6 को आपने 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 2, 2। अब जब आप इसके मीन से डेविएशन ले रहे हैं, 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 कितना आ गया? 1, 1 माइनस 2 कितना आ गया? 1 माइनस 2 आ गया। इसके भी मीन से डेविएशन ले रहे हैं, ये आ गया -1, ठीक है। अब मुझे पता चल रहा है कि जब ये आइटम, ये सीरीज जब अपने मीन से 1 डिग्री पॉजिटिव हट रही है तो ये 1 डिग्री नेगेटिव हट रही है, ठीक है। हम इसी डेविएशन को पकड़ते हैं कि ये आपस में साथ साथ चल रही हैं या अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। नेक्स्ट देखो 3 माइनस 4, ये आएगा -1, और 2 माइनस 2 यहाँ आएगा ये 0। इसी तरह से 4 माइनस इसका एवरेज, हाँ जी 4 था, 4 माइनस 4 0, और यहाँ से 3 माइनस 2 प्लस 1। तो अब हम जब इस x के डेविएशन को y के डेविएशन से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये जो इसका जो सम होता है, ठीक है, उसको नंबर ऑफ आइटम से जब डिवाइड करते हैं तो वो कहलाता है कोवेरिएशन। तो इस कोवेरिएशन से हमें पता चलता है कि दो वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं आपस में या अलग अलग डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए इसमें कोवेरिएशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैंने तो देखिए सबसे पहले कोवेरिएंस का ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, समेशन ऑफ स्मॉल एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन। स्मॉल एक्स का मतलब है एक्स माइनस एक्स बार, एक्स का उसके मीन से डेविएशन, स्मॉल वाई का मतलब वाई माइनस वाई बार, वाई का उसके कोरस्पॉन्डिंग मीन से डेविएशन। इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, समेशन किया, ठीक है, और एन से डिवाइड कर दिया। दिस इज कॉल्ड कोवेरिएंस। और कोरिलेशन फिर यहाँ से निकला कि कोवेरिएंस ऑफ स्मॉल एक्स वाई को आपने स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई से डिवाइड कर दिया, कि कुल मिलाकर जो इनका इकट्ठा वाला वेरिएशन आपस में जो साथ साथ चलते हैं, उस वेरिएशन को इनके अपने इंडिविजुअल वेरिएशन के प्रोडक्ट से डिवाइड कर दें, ताकि हमें पता चले कि कुल मिलाकर जो इनमें जो वेरिएशन जो आता है फिर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में रहता है कि नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ से कोरिलेशन का फॉर्मूला निकला है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में जब हम पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में कभी स्टडी करेंगे। अब इस कोवेरिएंस स्मॉल एक्स वाई जो है, ठीक है, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ स्मॉल एक्स वाई डिवाइड बाई एन से, ठीक है। करें तो यहाँ कोवेरिएंस स्मॉल एक्स वाई की जगह समेशन ऑफ स्मॉल एक्स वाई डिवाइड बाई एन कर दीजिए। ये स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला कोरिलेशन का आपने काफ़ी पढ़ा होगा, समेशन ऑफ स्मॉल एक्स वाई डिवाइड बाई एन। ये एक्चुअल में इतना जो फॉर्मूला है ये तो आपका कोवेरिएंस है, ठीक है, और नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई आ गया। अब आगे इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स आपको पता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर होता है, और एक्स माइनस एक्स बार को स्मॉल एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, वाई माइनस वाई बार स्क्वायर यानी कि स्मॉल वाई स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय एन, ठीक है। अब जरा यहाँ आप इसको पुट करें, ठीक है, देखें एक बार क्या आता है। देखिए आप यहाँ पुट करके देखिए इस फॉर्मूले में कि यहाँ जो है इधर मैंने पुट कर दिया इसकी जगह समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर
डिवाइड बाय n, ठीक है। यहाँ मैंने कर दिया समेशन ऑफ स्मॉल y स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय n, और अंडर रूट इस पर भी है, अंडर रूट इस पर भी है, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर ये n से गुना होगा तो n बाहर आ जाएगा, अंडर रूट इसका हट जाएगा, इस n से ये n क्लियर हो जाएगा और क्या बचेगा, अंडर रूट समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ स्मॉल वाई स्क्वायर, वही फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ फिर इस फॉर्मूले को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, ये बीच में थोड़ा सा पार्ट स्टैटिस्टिक्स का है लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बिना फिर ये जो आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जब हम पढ़ते हैं इसमें सिक्योरिटीज के वेरिएंस की हम बात करते हैं तो बार बार कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए इसको हम एक बार यहाँ क्लियर कर रहे हैं, ठीक है जी। तो चलिए इसकी जगह फिर ये रिप्लेस होकर आ गया आपके पास समेशन ऑफ स्मॉल एक्स वाई डिवाइड बाय अंडर रूट समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ स्मॉल वाई स्क्वायर। स्मॉल एक्स स्मॉल वाई का मतलब है एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, अब जब आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, देखो कोरिलेशन वाला ही फॉर्मूला ही लागू होता है, ठीक है। ऊपर का न्यूमरेटर सेम रहता है, रिग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला निकालो, कोरिलेशन रिग्रेशन के फॉर्मूले को कंपैरिजन करके देखना, न्यूमरेटर आपका सेम मिलेगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा, एक तो अंडर रूट हटा देंगे, सिंपल सी भाषा में याद करने का तरीका बता रहा हूँ, और अब आपने कहा y ऑन x यानी कि y ऊपर x नीचे, तो नीचे सिर्फ x रह जाएगा, और x ऑन y में नीचे सिर्फ y रह जाएगा, x ऑन y, x ऊपर y नीचे। तो मैं बात कर रहा हूँ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स y ऑन x अगर मुझे निकालना हो तो देखो ये वाला फॉर्मूला जो है समेशन ऑफ स्मॉल एक्स वाई सेम लिख दिया, और मैं y ऑन x बोल रहा हूँ तो समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट हटा दिया, ये इसका फॉर्मूला बन गया रिग्रेशन कोएफिशिएंट का, ठीक है। और इसको आपने एक और भी ढंग से पढ़ा होगा, आर कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। अदरवाइज बेस फॉर्मूला बाय डेफिनेशन फॉर्मूला ये होता है कि कोरिलेशन को ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई है भाई, ठीक है, दिस वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। ये एक्स नहीं है, एक्स जैसा दिख रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई आर, तो समेशन ऑफ स्मॉल एक्स वाई यहाँ से अगर ले तो डिवाइड बाय समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई ऑन एक्स। कई बार हम एक्चुअल वैल्यू भी यूज करेंगे, खासतौर पर बीटा निकालने में हम एक्चुअल वैल्यूज यूज कर लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में हमें प्रॉब्लम होती नहीं, कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर से हम कर लेते हैं इजीली, तो बिना डेविएशन लिए भी हम वैल्यू निकालते हैं। तो एक बार ये फॉर्मूले का भी मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, कोरिलेशन का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जब हम कोई डेविएशन नहीं ले रहे, सीधा x है x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, x गुना y, तो ये फॉर्मूला था n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ x समेशन ऑफ y डिवाइड बाय अंडर रूट n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, और सेम इसी तरह की y के साथ समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई होल स्क्वायर। अब इसी से जब रिग्रेशन निकालनी होगी, रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स जब हमें निकालनी होगी तो ध्यान रखें न्यूमरेटर सेम रहेगा, एन समेशन ऑफ एक्स वाई फिर अलग अलग एक्स वाई का समेशन, न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में चेंज होगा, जब y ऑन x होगा तो नीचे सिर्फ रह जाएगा x वाला, y वाला हट जाएगा और अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x आप देखिए, ठीक है, डी वाई एक्स हो गया n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई डिवाइड बाय n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और अब ये जो डी वाई एक्स मैंने निकाला यही आपका बीटा है, यूँ समझ लीजिए, चाहे आपने इस वाले फॉर्मूले से निकाला चाहे ऊपर वाले से निकाला था, यही आपका बीटा है, ठीक है। तो अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, अब आप इसको अप्लाई कर लीजिए, अप्लाइंग दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ बीटा, ठीक है। बीटा निकालने के लिए आप ये समझ लो जहाँ जहाँ y लिख रहे थे y की जगह आप समझ लो सिक्योरिटी रिटर्न, और जहाँ जहाँ आप x लिख रहे थे वहाँ मार्केट रिटर्न समझ लो, ठीक है। तो अप्लाइंग दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ बीटा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ सिक्योरिटी रिटर्न्स RS ओवर मार्केट रिटर्न, RS, R माने रिटर्न, S माने सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का रिटर्न का मार्केट पर रिटर्न,
तो अब जहाँ आपने y लिखा हुआ था वहाँ मैं RS लिख रहा हूँ, और जहाँ आपने x लिखा था वहाँ मैं RM लिख रहा हूँ। तो n समेशन ऑफ XY था ना, RS RM हो गया, माइनस समेशन ऑफ RS सिक्योरिटी का रिटर्न, समेशन n जो ये भाई यहाँ गलत है, समेशन और लगाना मैं भूल गया, ठीक है, मैं लगा देता हूँ, ये समेशन ऑफ RM, ठीक है, जस्ट ए मिनट, लग चुका है, ठीक है। तो ये अलग अलग समेशन ऑफ RS समेशन ऑफ RM, नीचे n, आप देखो क्योंकि हम RS का RM पर निकाल रहे हैं तो RM आएगा नीचे, समेशन ऑफ RM स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ RM होल स्क्वायर, ये आपका बीटा का फॉर्मूला, ठीक है। और एक दो चीजें और समझ ले फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, कोरिलेशन की हेल्प से फिर हम निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन हमें क्या बताता है? कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का मतलब सिंपली ये है, आप यूँ समझ लो, जैसे मान लो R हो, ठीक है, R अगर आ रहा है मान लीजिए 0.8, ठीक है, तो ये बताता है कि दो जो वेरिएबल्स हैं x और y, उनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। अब मैं जब R स्क्वायर करता हूँ तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब सुन लो, R स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 0.64, ठीक है। अब इसका मतलब है 0.64 का मतलब है कि ये x और y जो है एक दूसरे में जो वेरिएशन आता है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए समझ लो ये है प्राइस, प्राइस नहीं इनकम समझ लो, ये है इनकम और y है डिमांड, ठीक है। इनकम और डिमांड के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। अब मैंने कहा कि भाई ये पॉजिटिव कोरिलेशन 0.8 आ रहा है, तो इसका मतलब है R स्क्वायर 0.64 का मतलब है कि डिमांड में जो चेंज आया, ठीक है, उसमें 64% चेंज तो इनकम की वजह से आ रहा है, बाकी 36% चेंज हमें नहीं पता कि किस वजह से आ रहा है। यानी कि जो टोटल वेरिएशन y में आ रहा है उस वेरिएशन का 64% हिस्सा एक्सप्लेन हो रहा है x वेरिएबल के कारण, ठीक है। 64% वेरिएशन, मान लीजिए 100 यूनिट की डिमांड बढ़ी तो उसमें से 64 यूनिट 64% चेंज आई, किसके कारण? इनकम के कारण, लेकिन बाकी 36% अनएक्सप्लेन्ड है, उसका हमें नहीं मालूम कि वो क्यों चेंज हुई है, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, और यही एप्लीकेशन अब यहाँ हमारे काम आएगा सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क को फाइंड आउट करने में। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या हो जाएगा? R का स्क्वायर, और R स्क्वायर जैसे कि मैंने बताया कि किसी वेरिएबल में टोटल जो वेरिएशन आता है उस वेरिएशन का कितना हिस्सा एक्सप्लेन है। तो ये 64% आ रहा था, तो इसका मतलब अगर टोटल वेरिएशन 100 है तो उसमें से 64% वेरिएशन एक्सप्लेन हो रहा है, ठीक है, और 36% वेरिएशन अनएक्सप्लेन्ड है। यानी कि सिंपली 1 माइनस R स्क्वायर कर दूंगा तो 36% जो आ रहा है वो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन हो गया। तो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइड बाय टोटल वेरिएशन, ठीक है। तो सिस्टमेटिक रिस्क को हम इस एक्सप्लेन्ड वेरिएशन के रूप में मापेंगे, और अनसिस्टमेटिक रिस्क को ये जो आपका अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है उसके रूप में मापेंगे, ठीक है। इस पर हम दोबारा आते हैं। अब एक बार पहले से जहां हमने इसको छोड़ा था स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले पर हम आ गए थे पहले, तो अब जो मैं बता रहा था कि सिस्टमेटिक रिस्क को कैसे मापेंगे, बेसिक चीज़ जब आपके माइंड में बैठ गई होगी तो आप उसके फॉर्मूले को देखिए कि सिस्टमेटिक रिस्क हम किस तरह से निकालते हैं। तो बीटा तो निकालना ही गया, बीटा कैसे निकालते हैं अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। तो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन इन रिटर्न्स ऑफ ए सिक्योरिटी, उसी का नाम है सिस्टमेटिक रिस्क। और एक्सप्लेन्ड वेरिएशन क्या आएगा कि सिक्योरिटी में जो कुल वेरिएशन आया, ठीक है, उस देखो वेरिएशन वेरिएंस या वेरिएशन इन रिटर्न्स ऑफ सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी का वेरिएंस रिटर्न्स में मान लो 100% चेंज है, उसमें से 64% चेंज किसके कारण आ रहा है? मार्केट के कारण। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन मल्टीप्लाई वेरिएंस इन रिटर्न्स ऑफ सिक्योरिटी, कि एक सिक्योरिटी के रिटर्न में मान लो 10% का चेंज आया तो उसमें जो हमारे जो मार्केट रिटर्न्स के कारण कितना चेंज आ रहा है। तो अगर मान लीजिए अपना कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन 0.64 है जैसा हमने निकाला था, उसी को अप्लाई करूं तो 0.64 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे और सिक्योरिटी का रिटर्न 10% चेंज हुआ है तो 10 गुना 6.4 हम कह सकते हैं 6.4%, 10 गुना 0.64 यानी कि 6.4% का वेरिएशन आ रहा है, किसके कारण? मार्केट के कारण। बाकी वेरिएशन
जो बचा 3.6% वो वेरिएशन और दूसरे फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, तो सिंपल सी चीज अगर ये आप याद रखें, ये और इसके बेस आप ध्यान रख लें, तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन यानी कि आर स्क्वायर किसका, एम और एस, मार्केट और सिक्योरिटीज के जो रिटर्न्स है उसमें जो कोरिलेशन है उसका जो स्क्वायर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कि सिक्योरिटीज के जो रिटर्न्स हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आर एस का मतलब सिक्योरिटीज के रिटर्न्स का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका आपने स्क्वायर किया वेरिएंस। तो सिक्योरिटीज के रिटर्न्स का जो वेरिएंस है यानी कि एक सिक्योरिटीज का जो टोटल रिस्क है, इसी को तो टोटल रिस्क बोलते हैं, टोटल रिस्क का मेजरमेंट है। इस रिस्क में से, इस वेरिएशन में से जितना परसेंट हिस्सा एक्सप्लेन्ड हो रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सप्लेन्ड वेरिएशन या सिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, अब आप देखो इसको बीटा के रूप में कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आपने पढ़ा बी वाई एक्स, अभी अभी फॉर्मूला में बता कर आ रहा हूँ। ठीक है, रिग्रेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन y डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू आर होता है। तो अगर मैं r को यहाँ रखूँ और बाकी सब चीज़ें इधर ले जाऊँ तो क्या बन जाएगा, बी वाई एक्स मल्टीप्लाई ये स्टैंडर्ड डेविएशन x इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन y। ठीक है, तो ये r की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी बीटा स्टैंडर्ड डेविएशन आर एम डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन आर एस, रिटर्न्स ऑफ मार्केट, रिटर्न्स ऑफ सिक्योरिटी। देखो यहीं से बनाए। ठीक है, ये y की जगह मैंने क्या रख दिया है, ध्यान रखना, y की जगह मैं रख रहा हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन आर एस। ठीक है, r में कंफ्यूजन हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन s समझ लो सिक्योरिटी, x स्टैंडर्ड डेविएशन m, x की जगह मैंने m रख दिया और y की जगह मैंने s रख दिया। ये क्योंकि बी वाई एक्स होता है वो तुम्हारा बीटा होता है, इसलिए बी वाई एक्स की जगह मैंने बीटा रख दिया। ठीक है, तो r हुआ बी वाई एक्स, उसकी जगह मैंने रख दिया बीटा। स्टैंडर्ड डेविएशन x उसकी जगह मैंने रख दिया मार्केट का रिटर्न्स, स्टैंडर्ड डेविएशन y उसकी जगह मैंने रख दिया सिक्योरिटी का रिटर्न्स का वेरिएशन। ठीक है, आप इस आइटम को अगर आप इस अपनी इक्वेशन 1 जो हमने बनाकर छोड़ी थी यहाँ पुट कर दें, ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, r की जगह हमें पुट करनी है वैल्यू। ठीक है, और r की वैल्यू ये आ गई, तो r स्क्वायर है ना यहाँ, तो r स्क्वायर करेंगे तो उस पर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो आर देखो अभी यहाँ पुट करके देखो बीटा स्क्वायर बन जाएगा, अब आगे स्टैंडर्ड डेविएशन आर एम स्क्वायर, नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन आर एस स्क्वायर, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा। देखो यहाँ ये आर स्क्वायर ये वैल्यू थी। ठीक है, आर इक्वल टू ये, तो आर स्क्वायर इसका स्क्वायर बन जाएगा और इसको वहाँ हमने पुट किया, तो बीटा स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन आर एम स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन आर एस स्क्वायर मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन आर एस स्क्वायर, और इससे ये हो गया कैंसिल, तो फॉर्मूला बन गया बीटा स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन आर एम स्क्वायर। अब इन दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर लीजिए, यानी कि मार्केट के रिटर्न्स के वेरिएंस को बीटा स्क्वायर से गुना कर दो या सिक्योरिटीज के रिटर्न्स के वेरिएंस को आप कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से गुना कर दो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, और ये तो आया वेरिएंस फॉर्म में, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्म में निकालना है। ठीक है ना, क्योंकि ये तो वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्म में निकालना है तो इसका अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट का मतलब ये स्क्वायर हट जाएंगे, तो बीटा सिक्योरिटी और मार्केट का जो है बीटा और गुना स्टैंडर्ड डेविएशन आर, शॉर्ट में बीटा स्टैंडर्ड डेविएशन एम कह सकते हैं। तो ये तुम्हारे सिस्टमेटिक रिस्क का मेजर है जो परसेंटेज फॉर्म में करता है। ठीक है, और इसको भी एक एग्जाम्पल लेंगे तो उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट्स नहीं बचेगा, प्रैक्टिस जरूर आपको करनी पड़ेगी। अब देखिए अनसिस्टमेटिक रिस्क को कैसे मापें। ठीक है, अनसिस्टमेटिक रिस्क की हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ तक इसको समझ लिया था स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले। तो अनसिस्टमेटिक रिस्क सिंपली क्या हो जाएगा कि टोटल वेरिएशन जो था, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, टोटल वेरिएशन एक सिक्योरिटीज का कितना था, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, एस का स्क्वायर, ये टोटल वेरिएशन था। ठीक है, इसमें से एक्सप्लेन्ड वेरिएशन अभी आपने निकाला कितना है, बीटा स्क्वायर। ठीक है, बीटा स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन एम स्क्वायर, वेरिएंस फॉर्म की मैं बात करूँ तो इसमें से ये लेस कर दूंगा, इस टोटल वेरिएशन में से ये एक्सप्लेन्ड वेरिएशन लेस कर दूंगा तो क्या बच जाएगा, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, और उसी का नाम है सिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, तो देखिए वही किया हुआ है, टोटल वेरिएशन इन सिक्योरिटी रिटर्न्स दैट कांट बी एक्सप्लेन्ड बाय मार्केट रिटर्न्स,
तो इसका मतलब टोटल रिस्क में से सिस्टमेटिक रिस्क घटा दो, यानी कि टोटल वेरिएशन में से एक्सप्लेन्ड वेरिएशन घटा दो। ठीक है, टोटल वेरिएशन मैंने अभी बताया, देखिए ऊपर मैंने अभी लिखा है अभी आपके सामने, स्टैंडर्ड डेविएशन एस स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन एम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन आर एस स्क्वायर, ये टोटल वेरिएशन है। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो या तो इसको कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन से। ठीक है, जो टोटल सिक्योरिटीज में जो वेरिएशन है उसको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से गुना कर रहे थे सिर्फ आर स्क्वायर से। यहाँ देखिए एक बार फिर से, स्टैंडर्ड डेविएशन एस स्क्वायर, ये है सिक्योरिटीज का टोटल वेरिएशन। इसको जब आप कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से गुना कर रहे थे तो सिस्टमेटिक रिस्क आ रहा था, और इसी को अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन से गुना कर दूंगा, ठीक है, जो अनएक्सप्लेन्ड है, ठीक है, उस आइटम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 माइनस आर स्क्वायर से गुना कर दूंगा। ठीक है, 1 माइनस आर स्क्वायर है भैया, 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, इससे जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, आपका अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन निकल आएगा। तो वही क्या हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आर स्क्वायर को 1 माइनस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अभी एक एग्जांपल से समझेंगे तो चीज़ सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह से इसको हमने आगे फिर मल्टीप्लाई किया हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन आर स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, और आर स्क्वायर की वैल्यू जो हमने अभी निकाली हुई थी, वो जो ऊपर फाइंड आउट की थी, अगर आप उस फॉर्मूले को यहाँ पुट करेंगे, या बीटा पर भी स्क्वायर आएगा, भी ये लगना रह गया, बीटा पर भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आप देखेंगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, स्टैंडर्ड डेविएशन आर स्क्वायर माइनस जो है बीटा स्क्वायर। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन आर स्क्वायर, या तो ऐसे निकाल लो, या सिंपली जो मैंने आपको शुरू में बता ही दिया था, जो एक 1 लाइन में मैंने आपको बता दिया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन आर स्क्वायर, जो निचोड़ के मैं बात करूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन आर स्क्वायर, ये सिक्योरिटीज का टोटल डेटा। ठीक है, इसमें से जो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है, ठीक है, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है बीटा स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन आर एम स्क्वायर, इसको लेस कर दो तो ये अनसिस्टमेटिक रिस्क आ जाएगा, और इसका जब अंडर रूट कर दोगे तो ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्म में आ जाएगा। अभी तो वेरिएंस फॉर्म में आएगा, जब अंडर रूट किया है ताकि स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्म में आ जाए। अब ये सारा का सारा जो हमने किया है, ये काम आप समझ सकते हैं, ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया है इसमें आप आसानी से समझ सकते हैं सारी चीज़ें। देखिए, यू आर गिवन सिक्योरिटी रिटर्न, ठीक है, और ये है मार्केट के रिटर्न। सिक्योरिटी 10% रिटर्न दे रही है जब मार्केट 8% रिटर्न दे रही थी, सिक्योरिटी 12% रिटर्न दे रही है जब मार्केट 10% रिटर्न दे रही थी। देखने में लग रहा है सिक्योरिटी मार्केट से ज़्यादा तेजी से चेंज हो रही है, इसलिए बीटा इसका हाई आ सकता है। ठीक है, और पॉजिटिव कोरिलेशन भी नज़र आ रहा है। तो फाइंड आउट हमने पूछा है आपसे, टोटल रिस्क बताओ सिक्योरिटी का। टोटल रिस्क हो जाएगा जो सिक्योरिटी का वेरिएंस है, बीटा निकालो, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क निकालो इन टर्म्स ऑफ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, कैलकुलेशंस ये देखिए आपको लिखी हुई है मैंने सारी पहले से। तो मार्केट रिटर्न्स को आप देखिए, मार्केट रिटर्न्स आरएम है, सिक्योरिटी रिटर्न आरएस है। सुविधा के लिए बार बार आरएम आरएस से आपको कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपकी सुविधा के लिए मैंने आरएम को एक्स लिख दिया, आरएस को वाई। सिंपल एक्स और वाई की टर्म्स में समझ लो, ताकि सिंपल स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले के रूप में जो आपका फैमिलियर है, आप जिसको आप पढ़ चुके हो, वो आपके समझ में आता रहे। तो ये आरएम मैंने लिखा, यानी कि एक्स, ये वाई की वैल्यू, और अब हम एक्चुअल वैल्यू को ले रहे हैं, तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है, फिर वाई का स्क्वायर, फिर एक्स वाई आ गया। ठीक है, एक्स गुना वाई। और क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन में निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ डेविएशन भी ले लिया। ठीक है, डेविएशन कैसे लिया है जरा देखिए, एक्स का समेशन 66, एक्स बार हो गया 66 डिवाइड बाई 6 11, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई हो गया 78 डिवाइड बाई 6 13। तो ये एक तरह से मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, और वाई बार आ गया आपकी सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन। और इनका वेरिएंस निकालना है तो इनको सॉरी, ये तो मीन निकाला है सॉरी। ठीक है,
ये एक्स बार और वाई बार, ये एक्स आपके जो मार्केट का मीन रिटर्न और वाई बार है सिक्योरिटी का मीन रिटर्न। मैं फिर से बोल दूँ, गलत बोल गया था। अब आपको क्या करना है कि मार्केट के लिए और सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि टोटल रिस्क निकालना, तो वाई माइनस वाई बार, ठीक है, और उसका स्क्वायर, ऐसे एक्स माइनस एक्स बार और उसका स्क्वायर। वाई बार 13 है, एक्स बार 11 है। जैसे आपने किया 8 माइनस 11 3, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे 10 माइनस 13 3, 3 का स्क्वायर 9। तो इस तरह से एक्स बार स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर और वाई माइनस वाई बार स्क्वायर आपने फाइंड आउट कर लिया, ये वैल्यू आ गई और ये उनका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाई एन, वाई माइनस वाई बार स्क्वायर डिवाइड बाई एन, 6.73% और 8.32%, ये आपके स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब सिक्योरिटीज का टोटल रिस्क इन फॉर्म ऑफ वेरिएंस कितना है, ठीक है, तो वो होगा ये जो सिक्योरिटी का टोटल रिस्क है इन फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सिक्योरिटी का टोटल रिस्क है इन फॉर्म ऑफ वेरिएंस, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन वाई स्क्वायर 69.22%, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, कोरिलेशन, ठीक है, ये बता दिए, बाकी कोरिलेशन के बिना भी काम चल जाता है, लेकिन चलो, तो ये आपका n, ठीक है, इंटू समेशन ऑफ स्मॉल एक्स, समेशन ऑफ एक्स वाई, जो हमने वैल्यू लिखी हुई थी वही मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, ठीक है, n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई, ठीक है, डिवाइड बाई अंडर रूट n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे ही वाई के लिए। तो ये वैल्यूज यहाँ हमने पुट की और ये कोरिलेशन आ गया, बहुत हाई डिग्री कोरिलेशन आ रहा है 0.984। तो कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन भी हाई आएगा 0.968, यानी कि अब आप समझ रहे हो कि यहाँ सिस्टमेटिक रिस्क काफ़ी हाई आएगा इन कंपैरिजन ऑफ अनसिस्टमेटिक रिस्क, क्योंकि बहुत सारा जो वेरिएशन जो होगा उसका 96% हिस्सा, लगभग 97% हिस्सा मार्केट से एक्सप्लेन और अनएक्सप्लेन वेरिएशन बहुत ही कम बचेगा। अब रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स आपको निकालना है, ठीक है, जो कि हमारा बीटा होता है, मैं बता चुका हूँ बार बार। तो आर स्टैंडर्ड डेविएशन वाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, ठीक है, आर गुना स्टैंडर्ड डेविएशन वाई डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स 1.216, और इसको दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं जो हम अक्सर यूज करेंगे ज़्यादा, एन समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई, ठीक है, नीचे क्योंकि ये वाई ऑन एक्स है तो इसलिए नीचे सिर्फ एक्स रह जाएगा, तो एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, सेम उससे भी उतना ही आएगा 1.216, ठीक है। तो ये इनिशियल कैलकुलेशन हम सारी कर चुके हैं। अब देखो आपका सिस्टमेटिक रिस्क कैसे निकलेगा, दोनों फॉर्मूले से निकाल के बता देता हूँ। एक फॉर्मूला हमने बताया था कि टोटल वेरिएशन जो सिक्योरिटी में है वेरिएंस, उसको आप कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से गुना कर दो, तो 8.32 के स्क्वायर को 0.984 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 67.02, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला जो हमने बाद में इससे निकाला था आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करके, ठीक है ना, ड्राइव किया था इक्वेशन 1 में, तो ये बीटा स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन आर एम स्क्वायर, बीटा स्क्वायर 1.216 का स्क्वायर और आर एम स्क्वायर हो गया 6.73 का स्क्वायर, और इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 66.97 या लगभग 67% आ गया। और इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हमको चाहिए तो इसका अंडर रूट कर दीजिए 8.18%। अनसिस्टमेटिक रिस्क निकालना एक तरीका बिल्कुल सिंपल है। टोटल वेरिएशन कितना था उस सिक्योरिटी में, टोटल वेरिएशन का मतलब जो हमारे सिक्योरिटीज के जो रिटर्न्स हैं, ठीक है, उसमें उसका वेरिएशन कितना था, स्टैंडर्ड डेविएशन आर स्क्वायर 69.22, और इसमें से सिस्टमेटिक रिस्क का जो वेरिएशन है 67 वो हमने घटा दिया, तो ये वैल्यू आ गई 2.22, ठीक है। ध्यान रखिए पहले इन फॉर्म ऑफ वेरिएंस निकालना है, आप ऐसा ना कर दें कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 8.73 आ रहा था और इसमें से 8.18% घटा दें, नहीं, पहले वेरिएंस की टर्म्स में लेस करना है, टोटल वेरिएशन में से एक्सपेंड वेरिएशन, मतलब ये भी वेरिएंस ये भी वेरिएंस, इन वेरिएंस में से वेरिएंस को घटाना है, फिर उसका अनरूट करना है अगर आपको वो इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आर स्क्वायर माइनस बीटा स्टैंडर्ड डेविएशन आर एम स्क्वायर, ठीक है, जो अभी हम पढ़कर आ रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन आर स्क्वायर सिक्योरिटी का टोटल वेरिएशन माइनस बीटा, ठीक है,
ये बीटा पर स्क्वायर लगना रह गया, बीटा स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन RM स्क्वायर, और ये वैल्यू हमने यहाँ पुट करी तो 2.22 ये आ गया इन टर्म्स ऑफ वेरिएंस, और इसका अंडर रूट कर देंगे तो ये बन जाएगा 1.45 जो आ रहा है आपके सामने। 45 है या 48 है, 45 आई थिंक, ठीक है। और दूसरे तरीके से निकालना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन R स्क्वायर, सिक्योरिटी का वेरिएंस, ठीक है, और 1 माइनस R स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन से गुना कर दो, वही 2.22 आना है, 2.197 या 2.22, और इन टर्म्स ऑफ जब आप इसको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हैं तो इसका आप अंडर रूट कर देंगे। इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटीज का टोटल रिस्क, तो टोटल वेरिएशन तो था 69.22, उसमें से एक्सप्लेन्ड वेरिएशन 67 और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन था 2.22, और इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो हमने इनके सबके अंडर रूट कर दिए। बीटा की वैल्यू आ गई 1.21 जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशंस की जाती है सिंपली, और कुछ नहीं है, स्टैटिस्टिक्स का यूज है, स्टैटिस्टिक्स पर आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने ये अगर अच्छे से कर लिया है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस आप और कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।